हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है रोज रात 10 बजे के लाइव प्रोग्राम में। मेरे साथ पीपीएन पत्नी पीड़ित नेटवर्क की तरफ से मर्द का दर्द सीजन 2 के अंदर कुछ वीडियो को मैं शेयर करता हूँ लाइव, ताकि दूसरे लोग मेरे साथ चर्चा में जुड़ जाएं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं एक दो प्रोफाइल पर वीडियो शेयर करता हूँ, ताकि दूसरे लोगों को ये समझ आए कि लाइव वीडियो हमारा शुरू हो चुका है। इसके लिए दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरे साथ लोग जुड़ते हैं लाइव, उनको हर बार की तरह मैं आज फिर भी अपील करूँगा कि लाइव वीडियो को शेयर करें और पहले अपना कमेंट दर्ज करवाएं, ताकि इससे मुझे पता चल सके कि मेरे साथ कितने लोग लाइव चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आज का हमारा विषय और टॉपिक है, जिसको खास कर हम आज चुने हैं इस टॉपिक को। इसकी सबसे बड़ी वजह रही है कि आज महिलाओं की तरफ से जो कानून बनाए गए और उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, उसको लेकर हम खास इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। दूसरे को फंसाने के लिए, मोटी रकम ऐंठने के लिए गरज से कानून का दुरुपयोग या तो कानून का बेजा इस्तेमाल। तो आज इस टॉपिक में मेरे साथ चर्चा करने के लिए अगर कोई बंदा जुड़ना चाहता है तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकता है, और साथ में ही कमेंट्स से भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। और अगर इस प्रोग्राम में अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं या कुछ अलग चीज़ चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। तो आज का मुद्दा, दूसरों को फंसाकर मोटी रकम ऐंठने के लिए कानून का दुरुपयोग या तो बेजा इस्तेमाल। खास इस टॉपिक पर आज चर्चा। दोस्तों, हम रोज़ यहाँ रोज़ 10 बजे लाइव प्रोग्राम डिबेट शो करते हैं, जिसका नाम मर्द का दर्द है। यानी कि पुरुष अपनी पीड़ा यहाँ पर बता सकता है कि पुरुष को इस देश में कानून से कितनी तकलीफ़ है, या तो कानून से कितना पीड़ित है। क्योंकि इस देश में पुरुष के लिए एक भी ऐसा कानून नहीं है जो पुरुष को महिलाओं से बचा सके, या तो महिला कानून से बचा सके। हमारी यहाँ पर जो रोज़ एक मांग होती है कि एक ऐसा कानून हो जो लिंग भेदभाव से ऊपर उठकर हो, यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर कानून हो। या तो जो महिला के हक में कानून बने हैं उसमें संशोधन हो, या तो उसमें बदलाव हो, क्योंकि ये आज समय की मांग भी है और ये ज़रूरत भी है। क्योंकि पुरुष के विरुद्ध कानून का लगातार दुरुपयोग हो रहा है महिलाओं की तरफ से, जिसके अंदर रेप केस हो या घरेलू हिंसा के केसेस हो या 498 हो। कोई भी जो कानून खास कर महिला को संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए बनाए गए कानून थे, उनका महिलाओं ने कवच को हथियार बना लिया है। इसको लेकर हम रोज़ रात 10 बजे यहाँ पर चर्चा करते हैं, और चर्चा में मैं कोशिश करता हूँ कि किसी बंदे का साथ लाइव जुड़ जाऊं और उनसे लाइव चर्चा कर सकूं। इसके लिए हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही आप इस लाइव वीडियो में शामिल होते हैं, तो पहले आप इसके अंदर कमेंट दर्ज करवाएं, यानी कि कमेंट्स करें, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे साथ आप में से कौन कौन लोग शामिल हुए हैं। और जो लोग चर्चा करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और कमेंट्स आपका किसी भी तरह का हाय हेलो कमेंट से भी मैं देख सकता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड करूँगा कि आप मेरे साथ लाइव वीडियो में जुड़े। ये रोज़ रात 10 बजे का प्रोग्राम है। ये एक ऑफिशियल पेज पीपीएन पत्नी पीड़ित नेटवर्क का, पीपीएन के ऊपर ये प्रोग्राम रोज़ रात 10 बजे लाइव होता है। तो आज जो हम हैं वो एक शेर से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये शेर जो एक शायरी है वो बराबर हमारे न्याय व्यवस्था और कानून के ऊपर फिट बैठती है कि हर शख्स जो है दौड़ लगाता है। मैं पहले शेर पढ़ लेता हूँ, फिर उसकी बात करता हूँ। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर यह भी चाहता है कि उसे रास्ता मिले। इस दौरे मुनसफ़ी में ज़रूरी तो नहीं वसीम कि जिस शख्स की खता हो उसी को सज़ा मिले। ये वसीम बरेली की पंक्ति है। ये हमारे इस देश की न्याय व्यवस्था पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि हर शख्स एक भीड़ के पीछे भाग रहा है। उसमें भीड़
किसी भी तरह की हो सकती है, इंसान की भीड़ हो या कानून की भीड़ हो। कानून भी एक भीड़ की तादाद में महिलाओं की तरफ भाग रहा है, और उस कानून के पीछे भागने वालों को खास कर हम नाम देते हैं महिलावादी, जो महिला के हक में रोज़ से रोज़ कानून बनाते ही जा रहे हैं। इतने कानून बनते जा रहे हैं कि महिलाओं के लिए एक कानून भी काफ़ी है। अगर किसी जुर्म को रोकना हमारा मकसद हो, इसके लिए देश में एक कानून भी काफ़ी हो सकता है, अगर आप उसको सही ढंग से लागू करो। लेकिन आप उस कानून के अंदर ऐसी खामियां छोड़ते हैं, ऐसे माइनस पॉइंट छोड़ते हैं कि जिसका दुरुपयोग बेइंतहा हो, क्योंकि आपने सिर्फ एक पक्ष को ध्यान में रखकर कानून बनाया, दूसरे के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा। इसके अंदर ऐसी खामियां कि जिन्होंने लोग इस देश के अंदर, हर तरह के लोग दुनिया में और देश में पाए जाते हैं, कि जो कानून का तोड़ और कानून का मिसयूज़ कैसे करना वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं एक ऑप्शन शुरू करता हूँ यहाँ से लोगों के लिए, कि जो लोग मेरे साथ लाइव चर्चा में शामिल होना चाहते हैं वो मुझे अनुरोध कर सकते हैं, यानी कि मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑप्शन ऑन किया है। आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बंदा मेरे साथ लाइव चर्चा में जुड़ना चाहता है वो प्लीज़ कमेंट्स करें, या किसी भी तरह का आप कमेंट्स दर्ज करवाएं, ताकि मैं आपका यहाँ नाम ले सकूँ लाइव प्रोग्राम में, मुझे खुशी होगी। भूपेंद्र जी मेरे साथ, भूपेंद्र सिंह जी लाइव है। हाय भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 10 बजे के प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है कि आपकी तरह दूसरे लोग भी कमेंट्स करेंगे, ताकि मैं समझ पाऊँगा कि मेरे साथ कौन लोग हैं। तो हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ के पीछे। मेरा जो विषय है वो ये है कि दूसरों को फंसाने के लिए, मोटी रकम ऐंठने के लिए लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं। और जो मैं एक शेर, जो वसीम बरेली की पंक्ति है, उसको मैंने पढ़ा, जिसके अंदर हर एक शख्स भीड़ के पीछे भागता है। यानी कि जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं ना, वहाँ लोगों को इच्छुक रहता है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए भीड़ एकत्रित होती है, चाहे वो भीड़ किसी भी तरह से हो। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आज जो कानून की भीड़ और कानून के अंदर जो धाराएं बनी हैं, या तो ऐसे कानून बने जो महिलाओं की तरफ भीड़ लगाए हुए हैं, और उस भीड़ लगे हुए कानून से आज उसमें से जो पुरुष, जो खुद एक टाइम महिलावादी सोच रखते थे, और जब ये वो कानून के शिकंजे में फंसे, फिर उन्होंने चाहा कि इसका रास्ता निकाला जाए। फिर वो चाहते कि इसका रास्ता निकले, फिर ये भी चाहते कि उसका रास्ता निकले। इस शेर का मैं एक डेफिनेशन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे भारतीय कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत सटीक बैठ रहा है। इसके लिए मैंने इस शेर को खास कर चुना है कि जब आप नहीं फंसे थे तो आपको इसके बारे में या इसकी पीड़ा को लेकर कोई भी फिक्र नहीं थी, कि जो पीड़ित लोग हो रहे हैं, रोज़ से रोज़ इसमें झूठे मुकदमे में लोग फंसाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। जब अगर ये गाज आपके ऊपर गिरी, ऐसे मुकदमे आपके ऊपर दायर हुए जो आपने सिर्फ महिलाओं के फेवर में बनाए थे, तब जाकर आप इसके लिए रास्ता ढूंढते हैं। और जो निर्दोष लोग हैं उसके ऊपर आखिरी की लास्ट जो पंक्ति है, उसमें खास कर मैं बात करता हूँ कि जिस शख्स की खता हो, ज़रूरी तो नहीं कि उसको ही सज़ा मिले। यानी कि उमूमन हमारे सिस्टम के अंदर बेगुनाह लोग को सज़ा दी जाती है, लेकिन हमारे कानून के अंदर ये चीज़ है कि लाख गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक गुनहगार को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज महिला हक के बने कानून में पूरा का पूरा उल्टा है। यहाँ पर एक गुनहगार को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए लगे तो आप लाख बेगुनहगारों को फंसा दो। महिला हक में बने कानून यही कहते हैं, क्योंकि हर पुरुष अत्याचारी नहीं और हर महिला बेचारी नहीं। आज ये शब्द काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे थे। पहले जब ये शब्द आए तो लोगों की हंसी के पात्र थे, लेकिन आज ये शब्द पॉपुलर हुए, यानी लोगों ने पसंद किया इसको, कि हर पुरुष अत्याचारी नहीं और हर महिला बेचारी नहीं। और आंदोलन ज़रूरी है, क्योंकि आज ये हमारी मजबूरी है। चाहे किसी भी तरह का आंदोलन हो,
पुरुष के हक में कितने भी जो भी आंदोलन होते हो या तो जो भी कार्य होते उसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और आप सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि आप उसमें अपना पूरा समर्थन दो, चाहे किसी भी तरह का आंदोलन हो, चाहे किसी भी तरह का कार्य हो, चाहे ये लाइव प्रोग्राम भी एक हमारा आंदोलन का ही हिस्सा है। जितेश साहू जी, हाय, आई एम जितेश। जितेश जी, आपका बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है इस लाइव प्रोग्राम में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि इस प्रोग्राम को आप शेयर करेंगे इसी वक्त लाइव डिबेट शो को, ताकि ज़्यादा लोग हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें। तो इस तरह के जो कानून बने हैं और जो कायदे हैं, कानून समाज में पीड़ा और जो पीड़ित लोगों की जो पीड़ाएं हैं, जो उनका दर्द है, उनको इंसाफ दिलाने के माध्यम है। चाहे किसी के साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसके लिए भी कानून है, अगर किसी के इसके लिए फंसाया जाता है तो इसके लिए भी कानून है। लेकिन अब लालच के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग होने लगा है। तो ये अनिश्चित का रिश्ते में जो एक दूसरे के जो रिश्ते रहते हैं उसमें एक कड़वाहट लाता है, और फिर जब वो प्रॉब्लम, वो इशू सर के ऊपर से चला जाता है, फिर वो अपराध, वो हिंसा को बढ़ावा देता है, चाहे किसी भी तरह का हो। बहुत सारे मैटर देखे हैं, पति पत्नी के घरेलू विवाद को जब आगे जाकर वो एक क्राइम में बदलते हैं, एक दूसरे का मर्डर होता है, और फिर एक हंसता खेलता परिवार अपराधी की श्रेणी में आ जाता है। चाहे वो कोई भी अपराध करे, महिला करे कि पुरुष करे, लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवार तबाही की तरफ बढ़ जाता है और एक परिवार अपराधी बन जाता है, या एक इंसान जो साधारण इंसान, रोज़ कमा कर खाने वाला इंसान क्रिमिनल बन जाता है। इसका श्रेय उन कानूनों को जाता है जो कहीं ना कहीं एक तरफा है, क्योंकि एक तरफा कानून के हिसाब से कई लोग बलि चढ़ रहे हैं और कई लोग क्राइम करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बेजा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सब चीज़ अपराध को बढ़ावा दे रही है। और जब लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा उठता है, ये अदालत की टिप्पणियां हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा उठता है तब वो लोग गैंगस्टर, जो माफिया डॉन होते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, कुछ जिसको सुपारी किलिंग कहा जा सकता है। बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं जो सुपारी देकर मर्डर करवाए गए। ये चीज़ें न्याय व्यवस्था पर भरोसा उठने के बाद होती है। लेकिन मैं बात करूं तो आज हमारा खास विषय रहता है कि दूसरों को फंसाने के लिए और उनसे मोटी रकम ऐंठने के लिए कानून का बेजा इस्तेमाल या कानून का दुरुपयोग, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। सर, लॉ चेंज होने चाहिए, बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह जी, आपके लगातार कमेंट पढ़ रहे हो, और बाकी जो हमारे साथ जब ये वीडियो ऑफलाइन होगी तब भी आपके कमेंट पढ़े जाएंगे, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कुछ रिप्लाई दे सकें। और आप इस प्रोग्राम से क्या उम्मीद रखते हैं और इसके अंदर आप क्या रीज़न और क्या सॉल्यूशन चाहते हैं, इसके भी कमेंट्स करें और इसकी भी राय दें। मेरे साथ जो बंदा लाइव जुड़ना चाहता है वो रिक्वेस्ट कर सकता है। अक्सर हम घरेलू झगड़े को देखते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, यानी कि उसको आपराधिक बनाया दिया जाता है। छोटे से छोटे घरेलू झगड़े को महिलाएं इतना बड़ा चढ़ा कर पेश करती है कि उसके पीछे का रीज़न, चाहे धन, जमीन, जायदाद हड़पना, दबाव बनाना, रंजिश निकालना, वो परेशान करने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। सो कोर्ट कचहरी में मुकदमों की भरमार है। इन जो मामलों के अंदर घरेलू झगड़ों को इस हद तक क्रिमिनल के अंदर बना दिया जाता है, यानी कि क्रिमिनल मुकदमे बना दिए जाते हैं, चाहे 498 एक्ट हो या DV के एक्ट हो, उसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर महिलाएं पेश करती हैं। इसके नतीजे होते हैं कि उसके पीछे के रीज़न जो रहते हो, कोई आपसी रंजिश, ससुराल के ऊपर दबाव बनाना या अपने पति पर दबाव बनाना, या कोई मिलकत हड़पना, ऐसे बहुत सारे मामलों के लिए इन मुकदमों का दुरुपयोग होता है। और इसके चलकर दरअसल मैं बात करूं तो झूठे केसेस करने पर कड़ी सज़ा मिलेंगी। सो झूठी शिकायतों पर धड़ल्ले से मुकदमे दर्ज होते हैं।
अगर इनके पीछे रीज़न देखा जाए, या तो झूठे मुकदमे जब ये साबित होते हैं, चाहे कोई भी मुकदमा आप दायर करते हैं, अगर उसको अगर झूठा पाया जाता तो उसके लिए कड़ी सज़ा का जब तक हमारी न्याय व्यवस्था में प्रावधान नहीं होगा तब तक कानून का दुरुपयोग होता रहेगा। लोगों को फंसाने के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग होता रहेगा। तो इसके लिए बहुत सारे बेगुनाह लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे जाते हैं। वह राहत और इंसाफ के लिए वकील व पुलिस के पास जाते हैं। अदालत की दावपेची में मात खाकर, खास कर जब कोई आदमी किसी मुकदमे में फंसता है तो हम तुरंत भागते हैं एक लॉयर की तरफ, एक पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी की तरफ। जब हमें कुछ कानून की जानकारी नहीं होती और उनके दावपेच, कानून के अंदर ऐसे ऐसे दावपेच खेले जाते हैं कि जैसे कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि उसको इतनी, अगर हिंदी में भी अभी बहुत सारे जजमेंट आने लग जाएंगे और कुछ 8 से 9 भाषाओं के, 7-8 भाषाओं के अंदर इसके जजमेंट को ट्रांसलेट किया जाएगा, ऐसे भी अभी रिपोर्ट आ रही है। लेकिन इतनी हिंदी के अंदर भी अगर आते हैं तो इतनी डीप हिंदी बोली जाती है कि आम इंसान के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे मामले में कानून के दावपेच और इसकी जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे लोग बेवजह सज़ा भुगतते हैं, हरेसमेंट होते हैं, वकीलों के पास जाते हैं, तगड़ी मोटी रकम देते हैं, लेकिन उनको कुछ भी जानकारी नहीं होती। वो सिर्फ हेयरिंग पर हेयरिंग, डेट पर डेट में पिसा जा रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से झूठे मुकदमे में फंसे इंसान का वक्त, पैसा और कोर्ट का कीमती समय बर्बाद होता है। दूसरे मामले में मीडिया में अगर ऐसा मुद्दा उछलता है तो बेवजह, बेबुनियादी भी होता है और कई लोग इसे ब्लैकमेलिंग से दुखी होकर खुदकुशी तक कर लेते हैं। जब ये विषय मीडिया में जब आता है तो मीडिया का काम होता है उसको तुरंत हाईलाइट कर कर ऐसे टाइटल देना कि एक बेटी के साथ एक पुरुष ने छेड़खानी की, दरिंदा, रेप, भेड़िया, पीड़ित, ऐसे टाइटल मीडिया देती है। उसके मकसद होता है उस खबर को दूसरी चैनलों से आगे ले जाना, टीआरपी लेना, लेकिन उसके पीछे कितनी सच्चाई है पता नहीं। मीडिया ने बहुत सारे ऐसे मामले उठाए हैं जिसके बाद मीडिया को रिवर्स आना पड़ा, या कहीं पर भी कई जगहों पर मीडिया बैकफुट पर भी आई, जिसके चलते मामले झूठे पाए गए, या तो किसी ने अपनी पब्लिसिटी के लिए एक स्टंट अपनाया। ऐसे कई सारी लड़कियों के मैटर आए जिन्होंने, इनमें नाम और विषय नहीं लेना चाहता क्योंकि वो सब डिप का विषय और आप सब लोग हमेशा पढ़ते रहते और देखते रहते, लेकिन ऐसे स्टंट आए जिन्होंने कानून की आड़ में और ऐसी सस्ती पब्लिसिटी के लिए पुरुष का दमन किया या पुरुष के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया। और जब ऐसे मामले मीडिया में आए उसके बाद उनकी काफ़ी बदनामी हुई और उसके चलते हुए बाद में देखा गया और पाया गया कि वो मामला सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए स्टंट था। लेकिन तब तक मीडिया ने अपना काम कर दिखाया और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त अभद्र और ऐसी ऐसी टिप्पणी की पुरुष समाज के लिए। कहीं किसी ने दरिंदा लिखा, कहीं किसी ने भेड़िया लिखा, कहीं किसी ने बलात्कारी लिखा, कहीं किसी ने क्या क्या लिखा। लेकिन जब वो निर्दोष निकले तब उसके लिए उन्हीं महिलावादी सोच वाले पुरुषों ने या मीडिया की देखी हुई न्यूज़ के बाद कभी भी कोई शर्मिंदगी व्यक्त नहीं की। लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष का दुरुपयोग हुआ, पुरुष के जो एक इज्जत के साथ खिलवाड़ हुई और उसके विरुद्ध में बने कानून को हथियार बनाकर उस पुरुष के पीठ में मारकर किसी ने ये सोचा कि मैं ये कर कर फेमस हो जाऊं, रातों रात स्टार बन जाऊं, लेकिन उसमें निर्दोष पुरुषों का यूज़ किया उन महिलाओं ने या उन लड़कियों ने। तो उन विषयों को हम ध्यान में रखकर ये समझ सकते हैं कि ये जो कानून व्यवस्था है उसमें आज के टाइम में कहीं ना कहीं बदलाव की सख्त ज़रूरत है। कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लोग काट ही रहे हैं, जिसने कोई भी अपराध नहीं किया। मैंने इस प्रोग्राम में एक शेयर पढ़ा है, जितने भी लोग मेरे से पीछे जुड़े हैं इस प्रोग्राम को ऑफलाइन होने के बाद ज़रूर रिपीट कर देखें और इसको शेयर ज़रूर करें,
क्योंकि ये मर्द का दर्द है, हम सबकी आवाज़ है, हर पीड़ित पुरुष को यहाँ बोलने का मौका दिया जाता है। अगर कोई मेरे साथ लाइव चर्चा में जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ कोशिश करें ताकि मैं उन लोगों के साथ जुड़ूं और उनसे मैं चर्चा कर सकूं। अगर मेरे साथ कोई बंदा लाइव जुड़ना चाहता है तो मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं लाइव चर्चा में लोगों को शामिल करूं, लेकिन पता नहीं मुझे आज लाइव ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा किसी भी कमेंट्स करने वाले बंदे की तरफ से, या कोई भी ऐसा बंदा मुझे कमेंट्स नहीं करता है। आज मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं हर रोज़ एक बंदे से बात करूं और उनको पब्लिकली सामने लाऊं कि उनके साथ कानून की आड़ में क्या क्या गलत हुआ है, या उनके ऊपर कौन से ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जो जिसकी वजह से वो परेशान हैं, उसका हरेसमेंट हो रहा है, वो पीड़ित हो रहा है। क्योंकि किसी का हरेसमेंट करना, किसी को पीड़ित करना, ये कहीं ना कहीं गलत है, और ख़ास कर ये पुरुषों के साथ बखूबी किया जा रहा है। तो बहुत सी औरतें अपने हक के बने कानून का बेजा इस्तेमाल करती हैं। वे अपने घर वाले व सखी सहेली या वकील आदि के भड़काने से अक्सर झूठे व संगीन इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी फंसा देती हैं। अगर आप कहीं पर भी देखेंगे तो एक महिला को एक छोटी सी बात को खींचकर इतना लंबा बनाता है कौन? उसके फैमिली मेम्बर्स या उसकी सहेली जो थोड़ा बहुत पढ़ेली रहती है, या तो उसके थोड़ा बहुत कानून, महिला कानून का थोड़ा सा भी जानकारी है। ऐसे लोग, और जब वो कोर्ट कचहरी जाते हैं तब वकील के पास एक ऑलरेडी कंटेंट भरा रहता है जिसका नाम एडिट किया और ठोक दिया, किसी के ऊपर भी चिपकाना है उसके ऊपर चिपका दिया। सिर्फ उसके ऊपर महिला कुछ भी पढ़ती नहीं है, सिर्फ वो दूसरे लोगों के कान भरने से या बहकाने से वो महिला अब कोर्ट कचहरी तक पहुंचती है। और ऐसे ऐसे संगीन इल्ज़ाम लगते हैं कि कभी कभी तो हम किसी की सर्टिफाइड कॉपी पढ़ते हैं हम निकाल कर, तो हमें हंसी होती है और एक अफसोस भी होता है। और ऐसे केसेस को कोर्ट सुन भी रही है। 20 साल की शादी के अंदर एक वाइफ अपने हस्बैंड पर इल्ज़ाम लगाती है कि मेरा पति रोज़ मेरे साथ रेप करता है, या तो मेरा शारीरिक शोषण करता है, या मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। 10 साल 9 साल की शादियों के अंदर ऐसे इल्ज़ाम, और ऐसी फाइलें मेरे पास भरी पड़ी है। तो जब हम ऐसे लोगों की कॉपियाँ देखते हैं तो हमें पहले तो एक अलग सा महसूस होता है कि लोग जब ऐसे इल्ज़ाम लगाते, तो आज एक न्याय व्यवस्था की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए लोग, जबकि उन्होंने कई साल की स्टडी के बाद LLB करते हैं, मैजिस्टर की पढ़ाई करते हैं, तब जाकर वो लोग इस कुर्सी के काबिल बन पाते हैं। और वो लोगों के सामने जब ऐसे केस आते हैं तो ऐसे केसों को सुना भी जाता है। हो सकता है एक आध केस के साथ ऐसा बना हो, लेकिन 9 साल 10 साल की शादी के लाइफ में अगर आप अपने हस्बैंड के ऊपर रेप केस लगाते हो, 20 साल के बाद अगर रेप केस लगाते हो, या तो आपको दहेज के लिए 20 साल के बाद अगर आपका पति प्रताड़ित कर रहा है, या तो आपकी शादी के 10 साल के बाद आपके ऊपर वायलेंस हो रहा है, तो 10 साल तक आप ऐसे मुजरिम, एक ऐसे अपराधी के साथ कैसे निकाल पाए? तो जब उमूमन ऐसे औरतों से सवाल होता है, ऐसी महिलाओं से सवाल होता है, तो उसके पास एक ही जवाब रहता है। तो हमने आज तक यही कोशिश की कि हमारा घर बस जाएगा और आगे जाकर ये सब चीज़ सुधर जाएंगी। 10 साल के बाद वो औरत हिम्मत हारती है और फिर जाकर शुरू होता है एक ना रुकने वाला सिलसिला और एक ऐसे इल्ज़ामों का दौर जिसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी और कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर भी होना पड़ेगा। इन सब मुद्दों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जो महिला के हक में बने कानून का इतनी तादाद में दुरुपयोग हो रहा है कि इसको आप अगर सोचने लग जाएं तो आपका माइंड चकरा जाएगा। आज आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा कानून का दुरुपयोग होता है, तो गूगल आपको फर्स्ट रिजल्ट में बताएगा 498A लीगल टेररिज्म का, DV का। तो जब गूगल सर्च इंजन के अंदर सबसे पहले ये हो सकता है,
तो क्या हमारे सिस्टम को ये सब चीज़ें नहीं पता हैं? आज अगर मैं बात करूं तो क्या ये जो मामले आ रहे हैं, क्या वो अदालतों को नहीं पता है कि इन सारे मामलों के अंदर अगर सही से जांच की जाए तो मैं मानता हूं, और अगर सही से इस केस को सुना जाए या समझा जाए, अगर आप केस ले भी लेते हैं तो मैं मानता हूं 2 से 3 डेट के अंदर ऐसे हज़ारों केस आप फेंक कर कोर्ट से बाहर कर सकते हैं। महिलाओं के दहेज की मांग से बचने के लिए भारतीय दंड संहिता की जो मैं बोल रहा हूँ धारा 498A तहत अपनी शिकायत दर्ज कराने का हक है महिला को, लेकिन कई घटनाओं में झूठी शिकायतों पर पूरे परिवार को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस कानून का बेजा इस्तेमाल की बात कह चुका है। सिर्फ बात कहता है सुप्रीम कोर्ट, कुछ करता नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर 498A को, तो सुशील शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य 2005 के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनी आतंकवाद तक कह दिया। एक तरफ हमारा देश आतंकवाद के लिए लड़ने के लिए रोज़ हमारे होनहार जवानों को शहीद करता है। हमारे जवान रात दिन हमारी हिफाजत के लिए सरहद पर तैनात हैं। वो अपने त्यौहार, अपनी फैमिली को छोड़कर, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आज हमारे जवानों की मेहनत और उनकी जो एक देश के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत है, इसको लेकर हम आज इस देश में शांति से जी पा रहे हैं। ऐसे जवानों को हमने बॉर्डर पर और हमारे देश में टेररिस्टों को ख़त्म करने के लिए हमने लगा रखे हैं। आए दिन हमारे जवानों की शहादत की खबरें हम सुनते हैं, और इसी को अगर हम देखें, एक गैर कानूनी आतंकवाद और एक कानूनी आतंकवाद, तो कानूनी आतंकवाद हमारे देश में हर 8 मिनट में एक पुरुष की जान ले रहा है, जिसके आंकड़े 45,000 के आसपास है। सिर्फ विवाहित पुरुष के आंकड़े, और रेप केसेस को ये देखें तो नहीं, सिर्फ विवाहित पुरुष के 50,000 के आसपास के आंकड़े हैं सालाना। दिन में 175 से 170 लोग इसके बलि चढ़ रहे हैं। तो ये सब आंकड़े हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस देश में कानूनी आतंकवाद चरम पर है। लीगल टेररिज्म इतनी तादाद में बढ़ चुका है कि इसको कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करने की तरफ एक कदम उठाना चाहिए। लेकिन आज पुरुष की एकता नहीं होने की वजह से और हमारे ही पुरुष समाज में महिलावादी सोच रखने वाले पुरुष की भरमार है, जो सिर्फ एक न्यूज़ देखने पर एक आदमी ही भेड़िया बोलता है, या तो उसको तुरंत सूली पर चढ़ा देने की बात करता है, या तो फिर उसको क्या क्या स्लोगन से वो लोग उनको संबोधित करते पुरुष। लेकिन जब उसी पुरुष को खबर आती है कि वो निर्दोष है, बेवजह उसको फंसाया गया, तब वो महिलावादी पुरुष ना जाने कहाँ गुम हो जाते हैं। जो उसको फांसी पर चढ़ा देने वाले लोग कहाँ गुम हो जाते हैं। जब इस देश में किसी महिला के साथ अत्याचार या बलात्कार होते तो हर तरह से पुरुष उस मूवमेंट का हिस्सा बनता है। लेकिन आज जब पुरुष के साथ इस देश में अत्याचार हो रहा है, पुरुष को आए दिन कानून की आड़ में प्रताड़ित किया जाता है, घर के घर उजाड़ दिए जाते हैं, बुजुर्ग माँ बाप को जेल में पहुंचा दिया जाता है, तब क्यों पुरुष समाज इसके लिए आगे नहीं आता। आज का हमारा ये विषय रहा कि कहीं ना कहीं हम सबको पुरुष और महिला दोनों के लिए बराबर कानून की बात करनी चाहिए। उसके विषय में हमें चर्चा करनी शुरू कर देनी चाहिए, और इस विषय को हम जितनी हद जल्दी समझ ले उतना हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर होगा। वरना हमारे बच्चों का भविष्य एक अलग तरीके से होगा, और उसकी जो पीड़ा होगी वो हमारे ऊपर ही आकर अटकेंगी। कल जब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो कहेंगे कि ये हमारे पुरखों ने की हुई चीज़ आज हम भुगत रहे हैं। तो यकीनन दोस्तों, इसके लिए हमें चर्चा करनी चाहिए, इसके लिए हमें विषय को उठाना चाहिए, और हमें ऐसी चर्चाओं में रोज़ शामिल होना चाहिए। वजह रही आज का मुद्दा हमारा आप सब लोगों के सामने है कि किसी को फंसाने के लिए कानून की आड़ में एक ब्लैकमेलिंग कर मोटी रकम ऐंठने के लिए लोगों ने कानून का दुरुपयोग करना शुरू किया है। इसके अंदर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है।
आज का ये विषय, और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि रोज़ रात 10 बजे में लाइव प्रोग्राम के अंदर आप खुद शामिल होइए और अपने फ्रेंड सर्कल को इसके लिए इनवाइट कीजिए। आप यहाँ आकर चर्चा कर सकते हैं और अपना विषय रख सकते हैं। इसके लिए आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज मेरे पास किसी की भी रिक्वेस्ट को मैंने सेंड नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से किसी भी लोगों को मैं लाइव जोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ चर्चा करने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप लोग मेरे को चर्चा के लिए आना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे वहाँ से रिक्वेस्ट करिए अपनी तरफ से, तो यकीनन मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर लाकर आपके विषय को यहाँ रखने का मौका दूंगा। ये पीपीएन पत्नी पीड़ित नेटवर्क की तरफ से चलाई जा रही एक आंदोलन मुहिम लाइव डिबेट शो मर्द का दर्द सीजन 2 है, जिसके अंदर आप आकर अपना विषय रख सकते हैं और इस प्रोग्राम के लिए अपनी सलाह दे सकते हैं कि इस प्रोग्राम को किस हद तक कामयाब किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी लोगों का सहकार हमारे लिए और आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी महत्व का है। अगर आप सब लोग हमारे साथ मिलकर इस लाइव डिबेट शो के अंदर एक विरोध प्रदर्शन ही है हमारा, ये कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई स्टार बनने आया है या किसी को आपको ला कर यहाँ के किसी को कुछ हासिल करना है। हमें सिर्फ मकसद है हमारा एक ऐसा कानून जो महिला और पुरुष की दोनों की बराबर व्याख्या करे, पुरुष को पुरुष समझे और महिला को महिला समझा जाए। महिला को भी ना हमसे ऊपर रखा जाए, ना हम महिला से ऊपर रहना चाहते हैं। दोनों के लिए समान हो, क्योंकि आज महिलाएं बराबर का अधिकार पाने के सक्षम हैं। तो कहीं पर भी आप देखेंगे तो महिलाओं को आप बड़े से बड़े ओहदे पर देख पाएंगे, चाहे रक्षा मंत्री रही हो या विदेश मंत्री रही हो। हमारे देश के अंदर महिलाओं ने काफ़ी ऊंचा स्थान ग्रहण किया है और हम तो यही उम्मीद करते कि हर महिलाएं हमसे आगे हो, लेकिन भेदभाव और जो कानून के जो भेदभाव हमारे साथ हो रहा है कानून की आड़ में, वो ख़त्म कर कर दोनों को बराबर की भागीदार समझा जाए देश के लिए। क्योंकि इस देश में सिर्फ महिला ही वोट नहीं करती है, पुरुष भी वोट करता है। सिर्फ इस देश में महिला ही टैक्स नहीं देती है, पुरुष भी टैक्स देता है। तो दोनों के अधिकार हैं, दोनों के हक हैं, दोनों के अपने कानूनी अधिकार होने चाहिए। तो इसके लिए हमारी मुहिम और हमारा विरोध रोज़ रात 10 बजे जारी रहेगा। आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं मैं कि आप रोज़ रात 10 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरी चर्चा के अंदर आप अपना योगदान देंगे, आप अपना सपोर्ट करेंगे और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में आप हमारा जो भी सपोर्ट कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि ये हम सबकी आवाज़ है। ये मेरा एक का दर्द नहीं, हम सब का दर्द है। आइए हम सब मिलकर एक तरफा कानून का विरोध करें लाइव डिबेट शो मर्द के दर्द के अंदर। आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। कल रात 10 बजे फिर हम जुड़ेंगे लाइव चर्चा में।